तो हेलो दोस्तों, आइए हम सब घटना चक्र के आधुनिक भारत इतिहास को पढ़ रहे थे, जो कि हम सब जो है ना, इससे पहले 6 क्लास कर चुके हैं। अब लास्ट आज कोशिश होगा कि आज अंतिम क्लास में हम सब का समाप्त हो जाए। आइए आज आज जो है ना 1947 तक क्लियर कर देंगे। 1947 तक जहाँ भी है व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार और भारत के विभाजन और स्वतंत्रता, इतना करते हैं। अगर हो सकता है आगे अगर टाइम मिला तो इस अंत पूरा लास्ट तक आज समाप्ति कर देते हैं आधुनिक भारत इतिहास को। आइए हम सब आज व्यक्तिगत सत्याग्रह टॉपिक्स पे आते हैं। तो हम सब आज आइए ये पेन सिलेक्ट कर लेता है तुरंत। आइए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। 1940 में विनोबा भावे ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया। इन्होंने जो है पवनार महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और द्वितीय सत्याग्रही के रूप में चुने गए। जवाहरलाल नेहरू ने छिबकी रेलवे स्टेशन यानी प्रयागराज पर गिरफ्तार होने के उपरांत जो है ना ब्रह्मदत्त को अगला सत्याग्रही नियुक्त किया था। तो इस प्रकार जो है ना पहला सत्याग्रही जो है ना विनोबा भावे था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, ठीक है। और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और तीसरा सत्याग्रही क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो ब्रह्मदत्त है। आइए व्यक्ति व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। ये विनोबा भावे थे, ऊपर हम सब देख चुके हैं। आइए महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तीसरे सत्याग्रही हम सब पढ़े थे विनोबा भावे। आइए देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया। इस ये विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया। आइए अब क्रिस मिशन 1942 से संबंधित प्रश्न को देखते हैं क्या क्या पूछा गया है आज तक। सर स्टोफेट क्रिप्स जो है दिल्ली कब पहुंचे। सर स्टोफेट क्रिप्स जो है 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे। सर स्टोफेट क्रिप्स जो है 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे। सर स्टोफेट क्रिप्स 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे। अमेरिका और चीन ने जो है ब्रिटेन पर भारत के स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप जो है तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टोफेट क्रिप्स कर रहे थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में ही हमें कुछ नहीं दिया। यदि हमें प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। किस युद्ध ने जो न भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखा था। ये जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ब्रिटिश शिष्टमंडल कृषि मिशन द्वारा जो है भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में अपनी पुस्तक जो है इंडिया विंस फ्रीडम यानी अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम की पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। में कहा है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें खोना नहीं चाहिए। किसकी दृष्टि से यानी कि किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। ये जो ना महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में जो ना ब्रिटिश
सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स जो है ना भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942 और भारतीय नेताओं के साथ जो है ना विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथिया चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि सर्वपल्ली गोपाल गोपाल की पुस्तक ज- जवाहर लाल नेहरू ए बायोग्राफी के अनुसार ऐसा बैंक जो टूट रहा है, क्लिप्स मिशन के बारे में बोला गया था। जबकि सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी के अनुसार ऐसा बैंक जो टूट रहा है को एक पत्रकार ने जोड़ा था। ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखते हैं, क्योंकि क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया, तो भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में ही प्रारंभ हुआ था, इसीलिए उससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक अगस्त यानी क्रांति मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक हुई, जिसमें वर्धा जो न भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत जो न अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ को औपचारिक शुरुआत जो 8 अगस्त 1942 को हो गई और 9 अगस्त 1900 8 अगस्त को 1942 को भारत छोड़ो की औपचारिक शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हो गई और 9 अगस्त 1942 को नेताओं को गिरफ्तार के फलस्वरूप जनता में यह आंदोलन स्वतः ही स्फूर्त हो गया। अतः इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की व्यवहारिक शुरुआत जो है ना 9 अगस्त 1942 को हुई। यह हालांकि 8 और 9 में दुविधा होती है, जो आपको ऑप्शन में देखिए 8 भी सही हो जाएगा, 9 भी सही हो जाएगा। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवन के तहत गांधी जी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू सहित को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाजन बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं मद्रास में था। ठीक है। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। बम्बई में कांग्रेस द्वारा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। यह 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ? आगा खां पैलेस में 6 जुलाई 1942 को वर्धा में जन महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब वह समिति के अध्यक्ष थे। कौन? तब जो ना जब 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ना 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ही रहे थे, याद रखिएगा। वर्धा में जो जुलाई 1942 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जेबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, अरुणा आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया। ठीक है। और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अपनाया। यानी 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपनाया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था, जो ऊपर हम सब देख चुके हैं। हम देखो इसमें बोला गया है, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। यह किसने कहा? यह महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया गया था। अब
बम्बई को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे बाद में अगस्त क्रांति मैदान कहा गया। मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति बाद में कहा गया। ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध करो या मरो के मंत्र के रूप में यह बात कही। अपने भाषण में गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को अब निश्चित कर देना चाहिए कि या तो वे भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में वे प्राण न्यौछावर कर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो ना इनमें से कोई ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, क्योंकि ये नेतृत्व विहीन हो गया था, क्योंकि मुख्य मुख्य जो नेता थे, मैन लीडर, सबको रात में ही सुबह होने से पहले ही गिरफ्तार करके जेल में रख दिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया हुआ था। आंदोलन नेतृत्व विहीन था। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अगर आए तो ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं होगा। करो या मरो का संबंध आंदोलन से है। ये जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का है। प्रश्न का था नारा भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास कर दिया गया। इस दौरान जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया गंतव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। आइए, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? करो या मरो का नारा जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय जो चर्चिल थे 1942 में, याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? खुफिया रेडियो जो किसने प्रारंभ किया? वह उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो ना खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का भूमिगत रूप से रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राजा राम मनोहर लोहिया इस रेडियो पर प्रसारण करते थे और उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से छोटे दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। ठीक है। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है ना व्यापक रहे? सबसे अधिक व्यापक जो है ना बिहार था और संयुक्त प्रांत था। याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे व्यापक था? बिहार और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी को इस संयुक्त प्रांत बोला जाता है। ठीक है। यूपी दिया तो ठीक है, नहीं तो संयुक्त प्रांत देगा तो समझ जाएगा यूपी का बात बोल रहा है। संयुक्त प्रांत यूपी, बिहार और यूपी सबसे अधिक व्यापक रहा है। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में जो है ना गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह का मुख्य केंद्र बन गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में इन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया। जयप्रकाश नारायण ने, किसने के द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई कोसी नदी के कछार में स्थित एक द्वीपजन बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। इसका गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ
उसके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। नीचे दिए व्यक्ति कथन फर्स्ट में, दूसरा कथन आर ध्यान तक पर है। फर्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल ये पृथक ही रहा था शायद। देखते हैं, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। ये यार दोनों सही है, राइट आंसर है। नहीं ये सही है, परंतु आर औसत है। अच्छा ये गलत नहीं होगा, इसमें तो भाग नहीं लिया था, पर उसका आर गलत हो गया हमसे, है ना। ये सत्य किंतु आर औसत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, अलग रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन संघ में कोई भूमिका नहीं थी। यानी उसको ये मतलब भी नहीं था कि देरी होगा, क्या था, कोई भूमिका ही नहीं था। बस न साथ देना है, ना साथ छोड़ना है, ना। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बहुत से स्थानों पर जो है राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। रैयती सरकार खेरा गुजरात, प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, प्रजामंडल त्रिवेंद्र। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? रैयती सरकार खेरा गलत है, बाकी प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र से, प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा, जातीय सरकार तामलुर बंगाल सही। आइए देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई। ठीक है। पहला है ब्रिटिश सरकार सतारा महाराष्ट्र, नाना पाटिल के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार स्थापित की गई। दूसरा है प्रजामंडल तारछल यानी तलछर यानी तालचेर उड़ीसा, उड़ीसा के तालचेर में प्रजामंडल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। जातीय सरकार तामलुक बंगाल, बंगाल के तमलुक में जनजातीय सरकार स्थापित की गई थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जन एक मजबूत समानांतर सरकार थी। इसने स्थानीय प्रशासन के कई कार्य को संभाला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। चौथा था रैयती सरकार। रैयती सरकार खेरा में नहीं बल्कि बारदोली गुजरात में स्थापित की गई थी। रैयती सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित एक समानांतर सरकार थी। ठीक है। आइए अब हम सब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज दोनों से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी संघ के अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी संघ के अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, ये तो सही है। जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंद से भाग निकले। ये भी सही है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1947 को भारत की अस्थायी सरकार की गठन की। सॉरी, त्रिपुरी संकट ये 1938 की जगह जो है ना 1939 होगा। ठीक है, इसीलिए सही हो जाएगा 2 और 3 बस, वो 1939 होगा। 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन से हुआ। 1938 के कांग्रेस के 1938 में कांग्रेस के 51वां वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा, जो गुजरात में हुआ था, न कि त्रिपुरी में। त्रिपुरी हरिपुरा सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस के 52वां वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी त्रिपुरी मध्य प्रदेश में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। देखना कंफ्यूजन हो गया था, मैं लगा त्रिपुरी, पर वहाँ तो हरिपुरा हुआ था, इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। लेकिन बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में रात के समय घर में भेष बदलकर फरार होकर कलकत्ता से निकलने की योजना का सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने सिंगापुर में जन 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। अतः भी सही है। अंग्रेजी भाषा में इसी प्रश्न को प्रोविजनल के जगह जो ना प्रोविजनल लिख दिया गया, इसलिए बिहार लोकसभा ने इसे मूल्यांकन से हटाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुआ और 1938 में हरिपुरा एवं 1939 में, याद रखना 1938 में हरिपुरा और 1939 में
त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा 1941 में जर्मनी चले गए। 1941 में जर्मनी चले गए और उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरणीय किया जाता है। जर्मनी में स्थित भारतीय नौसेना ने फ्री इंडिया लिंग यानी इंडियन फ्री लिंग द्वारा जो ना सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि से संबोधित दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? यह जर्मनी में जोड़ा गया, याद रखना है दोस्तों इस क्वेश्चन को। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली प्रसिद्ध किसने जो आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? यानी कि दिल्ली चलो की लड़ाई का प्रसिद्ध नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला सुभाष चंद्र बोस ने और दिल्ली चलो का नारा दिया। यानी दिल्ली चलो या चलो दिल्ली, बस क्वेश्चन को घुमाने के लिए चलो दिल्ली उल्टा कर दिया। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का प्रारंभिक गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के सहयोग से किया गया था। प्रारंभिक चरण में इसके संगठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया और चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। देखे दोनों किस घटना यानी किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचाया, जिसमें घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? यह है आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। ठीक है। आइए आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचा था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई? आईएनए की स्थापना जन 1942 में हुई। व्यावहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी यानी अन्य नाम आज़ाद हिंद फौज का गठन 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ, जबकि जून 1942 में जो ना बैंकॉक सम्मेलन के प्रस्ताव आईएनए के गठन के मार्ग प्रशस्त किया था। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन यानी ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लेंग का गठन किया गया था। इसकी की अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में जो है एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि के मेनन और नेधाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह और गिलानी सैनिक सदस्य थे। मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए को विघटित कर घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। और आईएनए का नेतृत्व जनरल रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया। ठीक है। 1943 को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी। इसे इसे ही हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने जन्म वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर से आईएनए बनाने में सहायता की? सिंगापुर में आईएनए को बनाने में मदद की वह जनरल मोहन सिंह। 1943 में जना 1943 में 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की जनरल मोहन सिंह ने।
भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए के संस्थापक कौन थे? आईएनए के संस्थापक मोहन सिंह थे। आईएनए के संस्थापक जो है ना मोहन सिंह थे। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? आईएनए जो ना किसके दिमाग की उपज थी और किसने इनकी स्थापना की थी? ये मोहन सिंह ने। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भुलाभाई देसाई। भुलाभाई देसाई। ठीक है। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में हुए पेश हुए वकील थे भुलाभाई देसाई। वर्ष 1945 में प्रारंभ हुए लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू सर तेज बहादुर सप्रू जवाहरलाल नेहरू भुलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। भुलाभाई देसाई आज़ाद हिंद हिंद बचाओ समिति के मुख्य वरिष्ठ वकील थे। 1943 में जन आज़ाद हिंद फौज का अस्तित्व में आया। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो है वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर द्वीप पर किया गया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप जापान के अधीन यानी वर्ष 1942-45 तक था। जापान के अधिकार से पूर्व सिंगापुर ब्रिटिश मलय यानी मलाया का अंग था। 1943 में जन आज़ाद हिंद फौजन आईएनए अस्तित्व में आई। 1943 में आज़ाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई सिंगापुर में। अक्टूबर 1943 में जन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जन स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी? 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत और अस्थायी सरकार का जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी? वह 9 देशों के द्वारा मान्यता दिया गया था। जापान सहित 9 देशों ने मान्यता प्राप्त किया था, मान्यता दिया था। अक्टूबर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 9 देशों ने मान्यता दी थी। यानी कि आज़ाद हिंद हिंद की अस्थायी सरकार को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को 9 देशों के द्वारा 9 देशों के द्वारा मान्यता दिया था। ये देश मुख्यतः जो धुरी शक्ति और जापान द्वारा समर्थित शासक थे। मान्यता देने वाले देश की सूची इस प्रकार जापान है, उसके बाद जर्मनी है नाजी शासक, उसके बाद इटली भी है, फिर थाईलैंड भी है, फिर बर्मा म्यांमार जापान समर्थित सरकार, फिलीपींस जापान सरकार प्रेरित दूसरा गणराज्य और मंचुकुओ मंचूरिया चीन में जापानी कठपुतली सरकार थी उसने भी। बोंग जिंगबेई शासक नाई नान जिंग चीन में जापानी कठपुतली सरकार तथा क्रोएशिया जो धुरी शक्ति द्वारा समर्थित कठपुतली सरकार था। कुछ सूरतों में स्लोवाकिया या अन्य धुरी संबंध देश का उल्लेख हो सकता है, लेकिन व्यापक रूप से स्वीकृत देश की संख्या 9 ही थी। ठीक है, हालांकि मान्यता प्रतीकात्मक थी। आइए देखते हैं। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? वह है सुभाष चंद्र बोस। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने के लिए आगे बढ़ा कौन? सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की ऑन ऑन अंतिम सरकार की स्थापना जो सिंगापुर में निर्वासित भारतीयों द्वारा जन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई। इसे आज़ाद हिंद फौज या स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी कहा गया। ठीक है। आज़ाद आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई कब? 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस ने जो निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा? निकोबार द्वीप का नया नाम जो है ना स्वराज रखा। निकोबार। अंडमान का जो ना शहीद रखा था, अंडमान का नाम जो है ना शहीद रखा था। अंडमान किसका शहीद किसका रखा था? अंडमान का। अंडमान अंडमान शहीद का नाम रखा था। और निकोबार निकोबार द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप था। निकोबार द्वीप का नया नाम
स्वराज द्वीप था। ठीक है, आइए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है ब्रिटिश सरकार के हाथों से फिसलकर 1942 में जापान के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इस द्वीप पर जापान का अधिकार 1945 तक बना रहा, जब तक कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इस द्वीप पर पुनः अधिकार न कर लिया गया। नवंबर 1943 में जापान सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप को प्रतीकात्मक रूप से सुभाष चंद्र बोस आजाद को अस्थायी सरकार को जो है सौंप दिया था। इस द्वीप को कमान सौंपे जाने के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार को जो है स्वराज कर दिया। निकोबार को स्वराज और अंडमान को जो है शहीद कर दिया। अंडमान को शहीद कर दिया, यानी कि अंडमान निकोबार ऐसे बोलता है, निकोबार अंडमान तो नहीं, अंडमान निकोबार बोला जाता है। अंडमान को शहीद फर्स्ट, अंडमान को शहीद लिखना और निकोबार को स्वराज, निकोबार को स्वराज। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? कौन? एस ए डांगे, प्रेम सिंह सहगल, शहनबाज खान, जनरल मोहन सिंह तो थे ही। एस एन डांगे ये जुड़े नहीं थे। उपयुक्त विकल्पों में से प्रेम कुमार सहगल जो है ना, शहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह का संबंध आजाद हिंद फौज से है, जबकि श्रीपद अमृत डांगे का संबंध भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन से है, न कि आजाद हिंद फौज से। तो ए सही है, और त्रुटिपूर्ण प्रेम कुमार सहगल को प्रेम सिंह सहगल लिख दिया गया। ठीक। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बम्बई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुआ? यह है जो 1946 में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बम्बई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये किस वर्ष हुआ? 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बम्बई विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1946 में हुआ। यह 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिक ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए हुए थे? क्या थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। आइए अब हम सब कैबिनेट मिशन पे आ गए। कैबिनेट मिशन 1946। बस दोस्तों, वीडियो अगर सही लग रहा हो तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते चलिए और क्वेश्चन भी पढ़ते चलिए आगे आगे। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? यानी कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए जो ना भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन जो है ना, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन 1940 जिसके अध्यक्ष भारत जो है ना मैत्री, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा अन्य दो सदस्य स्टुअर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे को भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस लॉरेंस के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता। कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था? 1946। और 1946 ऑप्शन में ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को कराची यानी तत्कालीन भारत में आया। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंची। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस यानी भारत के राज सचिव थे तथा अन्य दो सदस्य स्टुअर्ट क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इनमें से कौन 1946 में जो भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? वह रेमजे मैकडोनाल्ड, वह रेमजे मैकडोनाल्ड। इनमें से कौन जो है ना कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है, कौन है? बेबेल नहीं थे, यानी ये नहीं थे, बाकी पेथिक लॉरेंस थे, स्टुअर्ट क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, बेबेल नहीं थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? एबी अलेक्जेंडर थे ही, और पी लॉरेंस तो थे ही, बचा कौन? ये नहीं था। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबेल दोनों की बरताएं, दोनों से बरताएं कि वह कांग्रेस अध्यक्ष? अबुल कलाम आजाद। क्यों?
क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं। 1940 से 45 तक इनका कांग्रेस का अध्यक्ष अध्यक्षता किया था, इसीलिए। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन 1946। अंतरिम सरकार का गठन 1946। अंतिम अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। पुनर्गठित अंतरिम सरकार जो है 1946 में वित्त मंत्री के पद पर लियाकत अली खान के पास जो गृह विभाग सरदार पटेल के पास तथा विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास। पुनर्गठित अंतरिम सरकार यानी अक्टूबर 1940 में वित्त मंत्री के पद पर लियाकत अली खान के पास जो है गृह विभाग जो है सरदार पटेल के पास तथा विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल विभाग जो है जवाहरलाल नेहरू के पास। वित्त मंत्री थे लियाकत अली। बस 1946 में बनी अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि। शुरू से इसके पास ये विभाग था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग। 1946 में गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा? श्रम विभाग जो है ना जगजीवन राम को सौंपा गया था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। याद रखना है, श्रम विभाग जगजीवन राम। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग जो है बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था और सैयद अली जहीर जहीर को विधि एवं संचार विभाग। उन्होंने इस पद पर सितंबर 1946 और अक्टूबर 1946 तक कार्य किया। ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में जो ना रियासतों का विभाग किसे दिया गया? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में जो ना रियासतों का विभाग जो ना किसे दिया गया? इसे राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देशी रियासतों और राज्य विभाग, गृह, सूचना प्रसारण विभाग दिया गया। ठीक है। अब हम सब जो ना आ गए आज़ाद करने की दिशा में भारत को। भारत के विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत को विभाजन एवं स्वतंत्रता, इससे संबंधित क्वेश्चन आइए देखते हैं बीपीएससी द्वारा क्या क्या पूछा गया है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? ये जो है ना जून 1948 तक जो ना बोला कि जून 1948 तक भारत को अंग्रेज के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उसका उनका जो है ना भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है। परंतु साथ ही यह भी कह दिया यदि तब तक एक संविधान का निर्णय यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो इस बात पर ब्रिटिश सरकार को विचार करना होगा। यानी कि संविधान निर्माण बोल रहा है, यदि तब तक संविधान निर्माण न किया गया तो ब्रिटिश सरकार को विचार करना होगा ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की शक्ति किसे दी जाए, किसी केंद्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकार को या भारतीय जनता के हित में उचित समझने वाले किसी अन्य तरीके को। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय की पद की शपथ दिलाई गई। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम अंग्रेजी वायसराय थे। उनका कार्य भारत में ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता का हस्तांतरण के साथ साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। यद्यपि इन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि भारत को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत को हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया? यह है 16 जुलाई 1947 को। 16 जुलाई 1947 को। ठीक है।
16 जुलाई 1947 को। माउ माउंटेन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जो है 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा 16 जुलाई 1947 हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा यह विधेयक पारित कर दिया गया तथा तत्पश्चात विधेयक को शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? यह सिरिल रेडक्लिफ रेडक्लिफ के द्वारा 30 जून 1947 को बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग बनाया गया। इस आयोग के अध्यक्ष जो है सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। रेडक्लिफ अवार्ड जो है रेडक्लिफ अवार्ड रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और बंगाल की विभाजन सीमाएं तक हुई, जिन्हें बाद में संबंधित हिस्से में भारत पाकिस्तान बंगाल वाले हिस्से में वर्तमान भारत बांग्लादेश सीमा के रूप में अपनाया गया। ठीक है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना जो किसकी अध्यक्षता में की गई? यह सरदार पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना की गई। माउंट एवरेस्ट ने घोषणा की कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत पाकिस्तान में पड़ने वाले देसी रियासत के प्रश्न का निपटारा अलग अलग स्टेटस डिपार्टमेंट करेंगे। नेहरू ने रियासतों को एकीकरण के लिए इस स्टेटस डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। सरदार पटेल 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और बीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभाई। बीपी मेनन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव थे। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत विभाजन के समय जेपी कृपलानी जो ना भारत कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत विभाजन सत्ता हस्तांतरण के समय जेबी कृपलानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। यानी नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, इनके इस्तीफे देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया। और अंग्रेज द्वारा जो है भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, याद रखना। 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? सत्ता में कौन थी? लेबर पार्टी सत्ता में थी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट क्लीमेंट और इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट इटली, ठीक। उनका कार्यकाल 45 से 51 था। उनका कार्यकाल 45 से 51। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता जो ना हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। क्लीमेंट इटली 1945 से 51 तक रहा। ठीक है, आइए हम सब भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित क्वेश्चन को अब जो है ना दोस्तों इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सब लेके आएंगे और अंतिम वो मेरा हम सब का अंतिम वीडियो होगा, इसीलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद जितने भी है विविध संबंधित क्वेश्चन, वही 4-5 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसको अच्छी प्रकार से करेंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।